हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आज का जो वीडियो है वो बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो उनका प्रश्न पत्र है प्राचीन भारत का इतिहास, उस पैटर्न पर, उस प्रश्न पत्र पर हमने एज ए शॉर्ट नोट्स जो परीक्षा में अक्सर संक्षिप्त प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर आधारित ये वीडियो मैंने तैयार किया है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अशोक के शिलालेखों का महत्व। आप सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास को निर्मित करने में जो पुरातत्व की जो सामग्रियां मिली हैं उन सामग्रियों में अगर हम शिलालेखों का अध्ययन करते हैं तो शिलालेख हमें प्राचीन भारत के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की जानकारियों से हम अवगत हो पाते हैं। तात्कालीन दशा की स्थिति क्या थी, तात्कालीन स्थिति क्या थी, उस स्थिति को हम जान सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि मौर्य सम्राट अशोक एक महान शासक था। अशोक के द्वारा जिस प्रकार साम्राज्य में जिन नीतियों को लेकर शासन किया गया, जिस सहिष्णुता के आधार पर उसने शासन किया, उसकी कार्य और उसकी नीतियां ही इतिहास में मौर्य सम्राट अशोक को एक महान शासक होने की पद जो उसको मिला है वो इसी कारण मिला है। मौर्य सम्राट अशोक जिसने तत्कालीन समय में शासन करते हुए भारत में जिस प्रकार शिलालेखों को उत्कीर्ण करवाया, जो प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्रोत है, इन स्रोतों के अध्ययन के आधार पर हम शिलालेखों को पढ़कर, उनकी भाषा को पढ़कर, उनकी लिपि को पढ़कर तत्कालीन समय की जो सामाजिक स्थिति थी, जो धार्मिक स्थिति थी, जो अशोक की राज सिद्धांत की जो नीतियां थी, उन नीतियों को हम समझ सकते हैं। तो अशोक के जो शिलालेख हमें मिले हैं वो कुल 14 शिलालेख हमें प्राप्त होते हैं और किन किन स्थानों पर ये शिलालेख मिले हैं उन स्थानों का मैं वर्णन कर रहा हूँ। पहला जो उसका शिलालेख मिला है वो शहबाजगढ़ी जो पेशावर में स्थित है, वहाँ से अशोक का शिलालेख प्राप्त होता है। दूसरा मानसेहरा शिलालेख, तीसरा कालसी शिलालेख जो देहरादून में है, और चौथा गिरनार जो जूनागढ़ के निकट स्थित, जहां गुजरात का जो प्रदेश है उस प्रदेश से हमें चौथा शिलालेख प्राप्त होता है। पांचवा जो शिलालेख है वो सोपारा थाना महाराष्ट्र से प्राप्त होता है। छठा जो शिलालेख है वो धौली उड़ीसा से प्राप्त होता है। सातवां शिलालेख जोगढ़ जो उड़ीसा से प्राप्त होता है और आठवां येरगुडी का जो शिलालेख है वो आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। इस प्रकार ये जो 8 शिलालेख हैं ये बृहद या इनको बड़ा शिलालेख कह सकते हैं हम, और जो लघु शिलालेख जो अशोक ने उत्कीर्ण करवाए उन वो कौन से स्थान थे उनका मैं वर्णन कर रहा हूँ। पहला जो शिलालेख मिला है वो रूपनाथ जबलपुर से प्राप्त होता है। दूसरा बेराट जो जयपुर राजस्थान प्रदेश से प्राप्त होता है। तीसरा जो शिलालेख है लघु शिलालेख वो सहसराम शाहाबाद बिहार से प्राप्त होता है। चौथा जो शिलालेख है मास्की शिलालेख वो रायचूर आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। पांचवा जो शिलालेख है गोवीमठ वो मैसूर से प्राप्त होता है। छठा जो शिलालेख है पालकी गुंडू जो मैसूर से प्राप्त होता है। सातवां जो शिलालेख गुजरा जो दतिया मध्य प्रदेश से हमें प्राप्त होता है। आठवां जो शिलालेख है वो मंडगिरी कुर्नूल अर्थात आंध्र प्रदेश से हमें प्राप्त होता है। नौवां जो शिलालेख है वो येरागुडी जो कर्नूल क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का, वहां से हमें ये शिलालेख प्राप्त होता है। और 10वां और 12वां यानी 10 से लेकर 12वें तक जो चीतल दुर्ग के 3 स्थानों पर, जिसमें मैसूर, और जो 13वां शिलालेख है वो शरेकुना कंधार के निकट ये हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार ये जो अशोक द्वारा जो उत्कीर्ण लघु और बृहद शिलालेख उत्कीर्ण करवाए गए ये संपूर्ण भारत के क्षेत्रों से हमें प्राप्त होते हैं। 7 जो स्तंभ लेख हैं उन स्तंभ लेखों का भी मैं इसके अंतर्गत वर्णन करूंगा। पहला जो स्तंभ लेख है वो रुमनदेही जो नेपाल में स्थित है वहां से प्राप्त हुआ है। दूसरा निगलीवा जो नेपाल की तराई का जो क्षेत्र है वहां से ये स्तंभ लेख प्राप्त होता है। तीसरा लोरैया नंदनगढ़ से प्राप्त स्तंभ लेख। चौथा लोरैया अर्रास से जो चंपारण जिले में स्थित है यहाँ से ये चौथा स्तंभ लेख हमें प्राप्त होता है। पांचवा जो लघु स्तंभ
लेख हमें प्राप्त होता है वो है रामपुरवा से प्राप्त होता है। छठा जो स्तंभ लेख है वो हमें इलाहाबाद क्षेत्र से प्राप्त होता है। सातवां जो शिलालेख है वो टोपरा एवं जो वर्तमान जो मेरठ का स्थान है अर्थात जो दिल्ली के पास का क्षेत्र है वहां से ये स्तंभ लेख हमें प्राप्त होता है। जो इसके अन्य जो लघु स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं एक सांची से मिलता है और दूसरा कौशाम्बी से मिलता है। इस प्रकार ये जो स्तंभ लेख थे, शिलालेख थे, इनका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया और इन शिलालेखों पर तत्कालीन समय का जो बौद्ध धर्म था, जो अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, उन शिक्षाओं का प्रचार प्रसार भी किया गया। इसके अतिरिक्त अशोक के शासनकाल में कई गुफा लेखों का भी निर्माण हुआ, जैसे बराबर के समीप जो गया के समीप बराबर का क्षेत्र है वहां से जो गुफा लेख प्राप्त होती है। इस प्रकार इन शिलालेखों और गुहालेखों से हमें प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में काफ़ी सहायता मिलती है। मौर्यकालीन भारत की स्थिति क्या थी, मौर्यकालीन अवस्था क्या थी, ऐसे जो दुर्लभ प्रश्न थे उन प्रश्नों को हल करने में कहीं न कहीं ये पुरातात्विक सामग्रियाँ हमें एक दिशा देती है जिससे हम प्राचीन भारत के इतिहास को जान सकते हैं। तत्कालीन समय में जो मौर्य सम्राट अशोक के जो साम्राज्य था उस साम्राज्य में आम लोगों का जनजीवन कैसा था, शासन की व्यवस्था किस प्रकार की थी, उनके विचार किस प्रकार थे, इन सभी पर हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जो मौर्य सम्राट अशोक का जो शासनकाल था वो शासनकाल अगर हम पुरातत्व या पुरातात्विक दृष्टिकोण से देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण उसका शासनकाल रहा कि उसके द्वारा जो उसके राज्य में बौद्ध धर्म का अनुयायी बनकर और जिस प्रकार उसने पुरातात्विक रूप से इन स्मारकों को, इन स्तंभ लेखों को, इन गुहा लेखों को का जो निर्माण करवाया, उसके पीछे एक उसका बहुत बड़ा दृष्टिकोण जो उसके बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के प्रति था, जो मानव समाज के प्रति था, वो हमें दिखाया जाता है। इस प्रकार मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी नीतियों और अपने कार्यों के बूते पर अपने आप को इतिहास में एक ऐसा दर्जा दिया है जो आने वाले युगों युगों तक उसका नाम उसके कार्यों और उसकी नीतियों से हमेशा इतिहास के विद्यार्थियों के लिए ज्ञान तो दिलाएगा ही, साथ में हमें मार्गदर्शन भी करेगा। धन्यवाद।